हेलो स्टूडेंट, डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर। आज का आपका विषय है सार्वभौमिककरण। सार्वभौमिककरण का अर्थ। सार्वभौमिककरण अंग्रेजी शब्द यूनिवर्सलाइजेशन का हिंदी रूपांतर है। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग इंग्लैंड में किया गया। इंग्लैंड में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य एवं निःशुल्क किया गया तो उस समय उनका उद्देश्य शिक्षा को देश के एक निश्चित आयु वर्ग के सभी बच्चों को सुलभ कराना था। इसी के लिए उन्होंने यूनिवर्सलाइजेशन अर्थात सार्वभौमिककरण शब्द का प्रयोग किया। प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिककरण। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद संविधान के अनुच्छेद 45 के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी छात्रों के लिए अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए कहा गया। अनिवार्य शिक्षा का लक्ष्य तभी पूरा किया जा सकता है जब शिक्षा सार्वभौमिक हो, अर्थात निश्चित आयु के सभी बच्चे चाहे वे किसी भी जाति, धर्म या वर्ग के हों स्कूल जाएं। सार्वभौमिककरण की परिभाषाएं। डॉक्टर राधाकृष्णन के अनुसार शिक्षा केवल आजीविका कमाने का साधन नहीं है, बल्कि यह विचारों की जन्मस्थली है। यह न केवल नागरिकता का विद्यालय है, बल्कि आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश का मार्ग है। मनुष्य अपनी आत्मा व सत्य की खोज के लिए इसमें प्रशिक्षण लेता है। पी.एम. सेन के अनुसार प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिककरण ने ब्रिटिश संसद के डाव कोर्ट में हलचल पैदा कर दी थी तथा भारत के राज्य स्तरीय सचिव ने भारतीय शिक्षा के संदर्भ में प्राथमिक शिक्षा की ओर ध्यान देने के लिए सबको अपनी ओर आकर्षित किया था। एस. चक्रवर्ती के अनुसार सामाजिक पुनर्निर्माण करने की दृष्टि से जिसके लिए देश की प्रतिबद्धता है, प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिककरण की समस्या का निसंदेह निर्णयात्मक महत्व है। प्रारंभिक शिक्षा एवं 86वां संविधान संशोधन। पहला है 6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बालकों को उस तरह जैसा कि राज्य कानून द्वारा निर्धारित करे निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए एक नए अनुच्छेद 21A को सम्मिलित किया गया। दूसरा है संविधान के वर्तमान अनुच्छेद 45 के अंतर्गत प्रावधान किया गया कि राज्य सभी बालकों को जब तक कि वे 6 वर्ष के न हो जाएं, उनकी बाल्यावस्था की देखभाल और उनकी शिक्षा की भी व्यवस्था करेगा। तीसरा है नागरिकों को मूल कर्तव्यों से संबंधित अनुच्छेद 91A में निम्नलिखित नई धारा को सम्मिलित किया जाए। माता पिता या अभिभावक 6 से 14 वर्ष के बीच के अपने बालकों या उन पर आश्रित बालकों की शिक्षा अनिवार्य रूप से करेंगे। सार्वभौमिककरण के उद्देश्य। बालक का शारीरिक, बौद्धिक एवं मानसिक विकास करना, बालक का नैतिक व चारित्रिक विकास करना, बालक का सांस्कृतिक विकास करना, उसमें सामाजिक कुशलता विकसित करना, व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना, उसमें विवेकपूर्ण निर्णयन क्षमता का विकास करना, उसमें अंतर्वैयक्तिक संचार कौशल विकास करना, सामाजिक समायोजन कौशल विकसित करना। शिक्षा के सार्वभौमिककरण की आवश्यकता एवं महत्व। पहला है निरक्षर को साक्षर बनाने में सहायक। शिक्षा प्राप्त व्यक्ति अपने साथ साथ अपने परिवार के बच्चों को भी साक्षर बनाता है। दूसरा है दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु। शिक्षा की आवश्यकता इस बात से भी लगाई जा सकती है कि प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने वाला व्यक्ति भी अपने दैनिक जीवन की पूर्ति हेतु आत्मनिर्भर बन जाता है। स्वशिक्षा। प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर ही व्यक्ति वास्तविक जीवन से तालमेल स्थापित कर पाता है। चौथा है व्यक्तित्व का विकास। व्यक्ति के सर्वांगीण विकास हेतु व्यक्ति का शिक्षित होना आवश्यक है। पांचवा है राजनीतिक जागरूकता के लिए शिक्षा का सार्वभौमिककरण नागरिकों में कर्तव्यों तथा अधिकारों की प्राप्ति, उत्तरदायित्व की भावना को जागृत करती है।
छठवां है जनतंत्र को सफल बनाने के लिए, जनतंत्र की सफलता के लिए सार्वभौमिक शिक्षा का बहुत अधिक महत्व है। सातवां है राष्ट्रीय दृष्टिकोण का विकास करना। शिक्षा के सार्वभौमिकरण के द्वारा समस्त देशों की शिक्षा में एकरूपता स्थापित होती है। आठवां है सामाजिक समानता तथा न्याय की स्थापना में सहायक। प्राचीन काल अथवा वैदिक काल से सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक एवं न्यायिक क्षेत्र में बहुत असमानता थी। समाज में अनेक भेदभाव व्याप्त थे तथा कुछ व्यक्तियों को ही समान अधिकार प्राप्त थे। शिक्षा के सार्वभौमिकरण ने इसी असमानता को कम करने का प्रयास किया है। नौवां है सांप्रदायिकता की समाप्ति। शिक्षा के द्वारा ही एक बालक का सर्वांगीण विकास किया जाता है। 10वां है व्यावसायिक प्रगति। शिक्षा के द्वारा व्यक्ति शिक्षित होकर अपने व्यवसाय में निपुणता प्राप्त करता है। शिक्षा के सार्वभौमिकरण में बाधाएं। शिक्षा के सार्वभौमिकरण में कुछ बाधाएं हैं जो निम्नलिखित हैं। पहला है अंग्रेजी नीति का प्रभाव। दूसरा है अनिवार्य शिक्षा कानून का सही प्रकार से पालन न होना। तीसरा है सुविधाओं की कमी। चौथा है रूढ़िवादिता। पांचवा है अपव्यय व अवरोधन। छठवां है जनसंख्या में वृद्धि। सातवां संसाधनों की कमी। आठवां है नियोजन की समस्या। नौवां है निर्धनता और 10वां है योग्य शिक्षक की कमी। शिक्षा का सार्वभौमिकरण करने के उपाय। पहला है जनसंख्या पर नियंत्रण। दूसरा है माता पिता को जागरूक करना। तीसरा प्रशासनिक व्यवस्था। चौथा है आर्थिक सहायता। पांचवा है शिक्षकों की पर्याप्त व्यवस्था। छठवां है उपयुक्त पाठ्यक्रम। सातवां है विशिष्ट विद्यालयों की स्थापना। आठवां है शिक्षा नीति में सुधार और नौवां है शिफ्ट विधि को अपनाना।